Welcome to my channel Perspective IS PCS. As you all know, यूपी पीसीएस के लिए लेस देन 100 डेज बचे हैं। तो इस टाइम पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हमें रिवीजन वीडियोस मिल जाएं, क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में तो हमने पूरा सिलेबस कवर किया होता है, लेकिन एक फ्लो में हमारी चीज़ें कवर नहीं होती। तो उसके लिए इस चैनल पे सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कराया जाएगा। और मैं आपको ये अश्योर कर सकती हूँ कि अगर आपने ये वीडियोस देखे और जो भी कंटेंट इन वीडियोस में कवर है वो अपने नोट्स में ऐड कर लिया, तो स्टैटिक पोर्शन में आपके मैक्सिमम मार्क्स आप अटेन कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। अपने लेक्चर 1 में हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल, टेरिटरी और सिटीजनशिप। जैसे कि आपको पता होगा कि पॉलिटी एक बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट है हमारे यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए, बहुत मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन, और जैसे कि प्रेम्बल प्रेम्बल क्या है, फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, टेरिटरी पार्ट 1 और सिटीजनशिप पार्ट 2। मैंने इस चैनल पे पार्ट्स भी कवर करे हैं और शेड्यूल्स भी कवर करे हैं। मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट्स की फॉर्म में पहले लिखा गया है, जब सारे उन पार्ट्स में आर्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और जब सारे पार्ट्स खत्म हो जाते हैं तो हमारे पास स्केड्यूल्स आते हैं। पहला जो पार्ट है उसमें हमारे टेरिटरी है, टेरिटरी से रिलेटेड 4 आर्टिकल्स हैं, फिर सिटीजनशिप है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। और मैं पॉलिटी से स्टार्ट कर रही हूँ। पॉलिटी में मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि अगर मतलब मान लो 15 क्वेश्चंस आपके आते हैं स्टैटिक पोर्शन से, तो इन लेक्चर से आपके 12 to 13 क्वेश्चन तो इजीली करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। यूपी पीसीएस में कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके अंडर फॉर्मुलेट हुई, तो कैबिनेट मिशन के अंडर फॉर्मुलेट हुई। अब कैबिनेट मिशन को समझने के लिए हमें मॉडर्न हिस्ट्री के एंड पोर्शन में जाना होगा, क्योंकि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उससे पहले पावर ट्रांसफ़र ऑफ पावर को डिस्कस करने के लिए, जैसे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ तो पावर ट्रांसफ़र के लिए पहले एक मिशन भेजा गया, वेवेल प्लान। लेकिन वेवेल प्लान फेल हो गया क्योंकि हमारी जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है वो सेम पेज पे नहीं आ पाई, इसलिए वो वेवेल प्लान फेल हो गया। उसके बाद यूके में इलेक्शन हुए और क्लेमेंट एटली की सरकार आई। क्लेमेंट एटली ने एक कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, क्रिस्प, लॉरेंस, एलेक्जेंडर। ये नाम भी यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर को डिस्कस करने के लिए इंडिया आए। मेनली इनको 2 चीज़ों के लिए बोला गया कि एक तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। ठीक है, और एक क्या करेंगे आप, इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे जब हम छोड़ के आएंगे, और तब तक जब तक नए इलेक्शन होके गवर्नमेंट बनेगी तब तक कौन चलाएगा कंट्री को, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए मतलब 2 चीज़ों के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया। तो कैबिनेट मिशन ने ये 2 चीज़ें फॉर्मुलेट करी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी, 2 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो परमानेंट हमारे प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग प्रिसाइड करी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने करी। अब ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट करने में। टोटल 11 सेशंस लगे और 2 years 11 month 18 days लगे। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और लास्ट मीटिंग कब हुई, 24 जनवरी 1950 में। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 में बन के प्रिपेयर मतलब कंप्लीट था, लेकिन उसको इनेक्ट हमने 26 जनवरी 1950 में किया। ये क्वेश्चंस, ये डेट्स पूछी जाती हैं, तो ये डेट्स मतलब इस पूरी स्लाइड में जो भी लिखा है सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, वो थे BN राव। इन्हीं ने पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर 22 कमिटीज़ बनाई गई। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ ये हैं,
ये ऑलरेडी यूपी पीसीएस के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी गई हैं कि सरदार पटेल के अंदर कौन सी कमिटीज थी। आप खुद सोचो, उन्होंने सबको क्या कहते हैं, कंबाइन, मतलब कि वो सबके पास जा जाके उन्होंने यूनिफाई किया था इंडिया को। तो उनके पास प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स थी, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। जवाहरलाल नेहरू के पास यूनियन और स्टेट्स की कमेटी थी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी। राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे, उनके अंडर एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर और फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद इन पर्टिकुलर कमेटीज के चेयरमैन थे। इस कमेटी में 7 मेंबर्स थे। एक तो यही होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके अलावा A.K. स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी, K.L. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मुट्टर, D.P. खेतान। ये नाम भी आपको लर्न करने हैं, ठीक है। 22 कमिटीज थी। B.N. राव ने पहला ड्राफ्ट बनाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। लास्ट मीटिंग हमारी 24 जनवरी को हुई। कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट मतलब इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 में, लेकिन अडॉप्ट कर लिया गया था 1949 26 नवंबर को। 11 सेशंस टोटल हुए। 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज का टाइम लगा। ये सारा डेटा पूछा जाता है। और हाँ, हमारे इंडिपेंडेंट होने से पहले ही 1947 में नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था हमारे इंटरिम गवर्नमेंट, या बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ने। तो ये मेकिंग से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका एक बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। अगर आपके नोट्स में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको ऐड कर लीजिए। अब सेकंड हम स्टार्ट करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोलते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मैक्सिमम प्रोविजन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। हिस्ट्री में आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा होगा, मेजर पार्ट। अब उसकी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिए हैं। जुडिशियल रिव्यू भी यूएसए के अंडर और इंडिया के अंडर होता है। यूके से हमने पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट लिया। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिन पे दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों लॉ बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है शेड्यूल में मेंशन है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल सिस्टम का जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो स्ट्रक्चर हमने कहाँ से लिया? कनाडा से। फेडरल मतलब क्या होता है कि हमारे पास यूनियन है और स्टेट, दो जगह हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम क्वासी फेडरल हैं क्योंकि हमारे यूनियन के पास ज़्यादा पावर्स है इन कंपैरिजन ऑफ द स्टेट। DPSP का कॉन्सेप्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब जिसको सामने रख के या जिसके बेसिस पर लॉ बनाए जाएंगे वो, मतलब सरकार लॉ बनाएगी। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है? हमारे सिटीजनशिप की ड्यूटीज हैं, मतलब कि कंट्री के प्रति, और ये सरकार कोशिश करेगी कि इनको फॉलो करके लॉज बनाए। ये हमने आयरलैंड से लिया। और हमारी इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से लिया है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसके कुछ भी निमोनिक्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं आप। हमारा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और सेकंड थिंग क्या है कि हम रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और यूपी पीसीएस में भी अभी आपने लास्ट ईयर देखा बहुत ही टफ एग्जाम आया, तो मे बी अब इस टाइप के क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछे जाने लगे कि हम क्या हैं, मतलब कि हमारी कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारी प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, मतलब पार्लियामेंट जो है वो हमारे यहाँ लॉ बनाता है। जो पार्लियामेंट का जो हेड है, प्राइम मिनिस्टर, वही गवर्नमेंट हेड है। मतलब गवर्नमेंट हेड, पार्लियामेंट हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। जो हमारी कंट्री का हेड है प्रेसिडेंट, वो हमारी गवर्नमेंट का हेड नहीं है। जैसे कि यूएस में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो उनकी जो कंट्री हेड है वही उनकी गवर्नमेंट का हेड है, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट हेड अलग है। पार्लियामेंट हेड जो है, जो पार्लियामेंट का जो हेड है पीएम, वही हमारी गवर्नमेंट का हेड है। और जो प्रेसिडेंट है वो हमारी कंट्री हेड है। जब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जब हमारा जो कंट्री को हेड करता है वो हम क्या कहते हैं, चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो हम रिपब्लिक होते हैं। जैसे कि यूके में रिपब्लिक नहीं है क्योंकि उनकी जो कंट्री का हेड है वो अभी भी मोनार्की चल रही है वहाँ पे। डेमोक्रेसी मतलब मेजॉरिटी इलेक्ट करेगी,
तो हमारा कंट्री का हेड भी इलेक्टेड होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से प्रेसिडेंट आते हैं, डेमोक्रेसी मतलब मेजॉरिटी के बेसिस पर चलती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट का जो हेड है वही गवर्नमेंट का हेड है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सुप्रीम है, हम रूल ऑफ लॉ से चलते हैं, लॉ ही सब कुछ है, क्योंकि अगर हम डिफरेंट कुछ और चूज करते तो हमें भी हमारे यहाँ फिर से मोनार्की या राजा और रानी वाला सिस्टम आ जाता, तो हम रूल ऑफ लॉ से चलते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस है अदर कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या है? जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था वही बाद में जाके प्रेम्बल बना। इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है जिसमें कंट्री की बात की, वी द पीपल ऑफ इंडिया की सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये नॉन जस्टिसेबल है और नॉन इन्फोर्सेबल है। मतलब क्या है इस चीज़ का? नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये है कि अगर जो चीज़ें प्रेम्बल में लिखी हैं अगर वो चीज़ें फॉलो नहीं हो रही तो उसके आधार पे हम किसी को कोर्ट नहीं लेके जा सकते कि यार हमें लिबर्टी नहीं मिल रही थॉट एक्सप्रेशन की। ये थॉट और एक्सप्रेशन की जो लिबर्टी है ये फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन है, हम उसके बेसिस पे कोर्ट लेके जा सकते हैं, वो जस्टिसेबल है। लेकिन हम प्रेम्बल के बेसिस पे कि प्रेम्बल में लिखा है तो हम किसी को कोर्ट लेके नहीं जा सकते। नॉन एनफोर्सेबल मतलब हम सरकार को नहीं कह सकते कि जो प्रेम्बल में लिखा है उसके आधार पे लॉ बनाओ। ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे एस क्यूब मतलब 3 एस प्रेजेंट हैं, इसमें से 2 एस बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया। सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर। सॉवरेन का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में बाहर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब अदर कंट्रीज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सोशलिस्ट मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो समाज के लिए काम करती है, कैपिटलिस्ट नहीं है, मतलब प्रॉफिट पे काम नहीं करती। जैसे कि खाना देना, मतलब कि फूड, एजुकेशन, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है। सेक्युलर, हमारी कंट्री का कोई अपना क्या कहते हैं स्टेट रिलीजन नहीं है। हमारे यहाँ जैसे कि सबका सेक्युलर अलग अलग होता है। सेक्युलर का मेन मतलब होता है कि कोई कंट्री रिलीजन नहीं है, और हमारे यहाँ सारे जो धर्म है उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है, और कंट्री का अपना कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, इन तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया, और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब क्या है कि हमारे प्रेम्बल में कितने तरह का जस्टिस मेंशन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं यूपीपीसीएस में। कितनी लिबर्टी मेंशन है, कितनी इक्वालिटी मेंशन है, नंबर पूछे जाते हैं कि 3 तरह का जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, मतलब 5 लिबर्टी, 3 जस्टिस एंड 2 इक्वालिटीज। ये नंबर एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है। fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। unity and integrity मेंशन है कि नहीं है। इक्वालिटी स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मिलेगी। लिबर्टी किसकी, हम अपना हमारी थॉट्स, हमारा एक्सप्रेशन और हमारा बिलीफ, फेथ और वर्शिप, मतलब रिलीजन बेसिस पे। ठीक है। तो पहले क्या है कि ये बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आया था कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और फिर बोला गया बैरूबरी केस में बोला गया था कि पार्ट नहीं है, और बोमाई केस में बोला गया कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। प्रेम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है। तो बस यही है प्रेम्बल के बारे में। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड करी गई। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। हमारे पास कितने तरह का जस्टिस प्रेम्बल में मेंशन है, 3 तरह का, और 5 लिबर्टीज एंड 2 इक्वालिटीज। ठीक है। और ये S³ DR याद रखना, इसके 3 SEP याद रखना। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये नॉन जस्टिसेबल और नॉन इन्फोर्सेबल है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था वही बाद में जाके प्रेम्बल बना। ठीक है, ये इतनी ही इन्फॉर्मेशन प्रेम्बल के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेरिटरी। टेरिटरी क्या है? टेरिटरी पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसकी 4 आर्टिकल्स हैं और ये बेसिकली इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं कि टेरिटरी कौन से पार्ट में मेंशन है, इसके कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। अब फर्स्ट आर्टिकल है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब जो स्टेट्स हैं उनका यूनियन है इंडिया। इसका नाम और इसका एरिया शेड्यूल 1 में मेंशन है। ये आर्टिकल 1 में गिवन है कि शेड्यूल 1 में जाओ और उसका नाम, नेम ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी और उनका एरिया वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सेकेंड आर्टिकल में क्या है? सेकेंड आर्टिकल बात करता है एक्सटर्नल चेंजेस की। एक्सटर्नल चेंजेस मतलब कि पार्लियामेंट बाय लॉ कोई नया स्टेट हमारे कंट्री में ऐड कर सकता है बाहर से, ठीक है। आर्टिकल 3 इंटरनल चेंजेस की बात करता है, जैसे यूपी है, यूपी से क्या कहते हैं उत्तराखंड निकला, तो जब हम इंटरनली कोई चीज़ चेंज करेंगे तो हम उसका एरिया भी चेंज करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज भी चेंज करेंगे एग्जिस्टिंग स्टेट की, और क्या कहते हैं नाम भी चेंज करेंगे क्योंकि ये यूपी और इसको उत्तराखंड। तो ये पार्लियामेंट बाय लॉ दे सकता है सिंपल मेजॉरिटी से। मेजॉरिटीज हम बाद में पढ़ेंगे, वैसे सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से ये लॉ पास हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 4 में ये मेंशन है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जब हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बेसिस पर जब हम लॉ बनाएंगे, मतलब हम एक्सटर्नल चेंज या इंटरनल चेंज करेंगे, तो हमारे जो स्केड्यूल है फर्स्ट और फोर्थ स्केड्यूल उसमें चेंज होगा। क्यों? फर्स्ट स्केड्यूल में नेम और एरिया है। मान लो यूपी, पहले सिर्फ यूपी प्रेजेंट था, अब हमने स्केड्यूल 1 में यूपी भी लिखा होगा और उत्तराखंड भी लिखा होगा, यूपी का एरिया भी चेंज हुआ होगा, तो स्केड्यूल 1 में चेंजेस हुए। स्केड्यूल 4 में हमारी राज्यसभा की सीट्स हैं, वो भी जो एरिया पे डिपेंड करती हैं वो भी चेंज हुई। तो ये जो चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहे हैं, शेड्यूल्स में हो रहे हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर इन लॉज में, इन आर्टिकल्स में चेंज करते हैं हम कोई, तो दैट इज क्या कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहलाएगा आर्टिकल 368। मतलब आर्टिकल 368 ये है कि पार्लियामेंट के पास राइट है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, ठीक है। तो हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करा, हमने क्या किया, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को यूज करके क्या कहते हैं शेड्यूल्स चेंज करे, नाम मतलब कि इनको यूज करा, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहेंगे। टेरिटरी में एक तो ये पूछा जाता है कि कौन कौन से आर्टिकल टेरिटरी में प्रेजेंट हैं, किस पार्ट में टेरिटरी है। दूसरी चीज क्या पूछी जाती है कि कौन सी स्टेट्स कब बनी। उसके लिए हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तब हमारे पास 14 स्टेट्स थी और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं क्या कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद पास होने के बाद हमारे अलग अलग टाइम पे स्टेट्स बने। तो उसके लिए एक ट्रिक है, आपका गुन्हा मंत्रालय में से मिटाया गया, मतलब आपका मतलब आंध्र प्रदेश, सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना, फिर गुन्हा गुजरात। गुजरात क्या हुआ कि गुजरात महाराष्ट्र जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। फिर नागालैंड, हरियाणा, इसके आप ईयर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है। मंत्रालय में से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ओके, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। मंत्रालय मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय में से सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। और ये तो आपको लर्न हो जाएगा कि यूके, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है वो 2000 में बने, तेलंगाना 2014 में बना, ठीक है। और जो यूनियन टेरिटरी हैं वो 1956 में दिल्ली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इसमें कम है, पौंडीचेरी 1962 में, चंडीगढ़ 1966 में, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव तो पहले बने हुए थे लेकिन इनको कंबाइन करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया क्या कहते हैं 19 में, और जे एंड लद्दाख 2019 में, 2019 में जे एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी ये बने। तो अब प्रेजेंट में हमारे पास ये यूनियन टेरिटरीज हैं और ये मेंशन स्टेट 14 प्लस दिस मेंशन स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाता लेकिन यूपी पीसीएस में पूछा जाता है, इस ट्रिक से आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में क्या है कि सिटीजनशिप से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, इससे सिर्फ इतना ही आता है कि कौन से पार्ट में सिटीजनशिप प्रेजेंट है, कौन से आर्टिकल सिटीजनशिप के हैं,
और सिटीजनशिप जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में प्रेजेंट है। यूनियन, स्टेट और जैसे कॉन्करेंट लिस्ट होती है तो यूनियन लिस्ट में, तो यूनियन इस पे लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट के पास पावर है, कोई भी प्रोविजन पास कर सकती है एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप का। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। और सेकंड क्या है कि आप अपनी सिटीजनशिप कैसे खो सकते हैं अगर आपने खुद अपनी सिटीजनशिप गिव अप कर दी, या आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, या आपने जो सिटीजनशिप ली थी वो फ्रॉड से ली थी। तो इन 3 बेसिस पे आपके सिटीजनशिप को खत्म किया जा सकता है। उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में आया, मतलब अलग-अलग तरीके की दोनों पेरेंट्स का यहाँ का होना ज़रूरी है, आपका बर्थ होना चाहिए, कैसे नेचुरलाइजेशन हो, ये प्रोसेस लिखे होते हैं। 2015 में आया, 2019 में। इसके बेसिस पे यूपी पीसीएस में कोई क्वेश्चन नहीं आया तो हमने इसको आगे नहीं पढ़ा। आपके अब ये तीनों टॉपिक्स क्या कहते हैं, पांचों टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्फ्लुएंस, प्रेम्बल, टेरिटरी और सिटीजनशिप। नेक्स्ट हम फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपकी रिवीजन वीडियोस जल्दी जल्दी लेके आऊंगी। मेरी कोशिश है कि 2.5 मंथ में पूरा यूपी पीसीएस का स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करा दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।